Assalamu alaikum and hello all. My name is Sabir Rehan Khan, and today in this particular video we are going to perform some basic exploratory data analysis to understand our data set, and basically we are working on Netflix data set. So before diving into our project, we need to understand what is data analysis actually. And the textbook definition of data analysis is it's a process of cleaning, transforming and manipulating the data in order to gain some useful insights out of it. So the insights which will help you understand the data, the insights which will help you make better decisions and even predict future of your business. It is basically a process with the help of which you can understand your business well. So yeah. So now what are we going to do in our project? So the tasks are, we are going to understand our data set, we are going to understand different data types of our columns, and we are going to find our missing values if any. Then we'll clean the data set and we'll handle the missing values, and after that we'll perform some visualizations and we'll have our findings. And after visualizations part, we'll create a final summary report in which we'll write our findings which we got from our visualizations part. So yeah, अब हमें क्या करना है? पहले स्टेप में सबसे पहला स्टेप किसी भी डाटा साइंस और मशीन लर्निंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट का या प्रोजेक्ट का हमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होती हैं. सो हमने सबसे पहली लाइन में numpy इंपोर्ट की. व्हाट इज़ numpy? numpy एक ऐसी लाइब्रेरी है विच हेल्प्स अस इन वर्किंग विद अरेज एंड मैट्रिसेस. दैट्स वाई वी यूज़ numpy. हमें किसी भी अरेज के साथ या मैट्रिक्स के साथ काम करने में numpy में जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो बहुत हेल्प करता है. व्हाट इज़ पांडास? पांडास हम इसलिए यूज़ करते हैं कि पांडास हमें मदद करता है कोई भी डेटा सेट रीड करने में और डेटा फ्रेम्स बनाने में, डेटा फ्रेम को मैनिपुलेट करने में. बेसिकली पांडास इज़ द की लाइब्रेरी विच वी यूज़. एंड सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे फॉर आवर विजुअलाइजेशंस पार्ट. अब डाटा विजुअलाइजेशन क्यों करते हैं? डाटा विजुअलाइजेशन हम इसलिए यूज़ करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आवर फाइंडिंग्स. सही है? मतलब हम लोग, आप नंबर्स देख के ज़्यादा अच्छा नहीं बता सकते कि क्या चल रहा है आपके डाटा सेट में. सो विजुअलाइजेशन रिपोर्ट जो होती हैं वो काफ़ी मदद करती हैं एक बहुत बड़ी चीज़ को छोटा बना के पेश करने में. सो या थ्रू विजुअल चार्ट्स यू कैन understand the work better as compared to digits. So yeah, that's why we use data visualizations. And seaborn ज़्यादा मशहूर अपने हीट मैप्स और कोरिलेशन और ये रिग्रेशन के मैप्स के लिए है, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिर्फ काउंट प्लॉट के लिए. सीबॉर्न का जो काउंट प्लॉट का फंक्शन है वो हमने अक्सर आप देखेंगे अभी हमने अक्सर यूज़ किया हुआ होगा. काउंट प्लॉट बेसिकली कुछ नहीं करता. काउंट प्लॉट हमें हमारे एक टारगेट वेरिएबल में जाके, जो कि हमने उसको गिवन वेरिएबल दिया होगा, वेरिएबल इज़ अ फीचर बेसिकली, तो उस फीचर में जाके जितनी भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसमें उनको काउंट करके प्लॉट कर देता है. बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा काउंट प्लॉट. एंड विल यूज़ pyplot along with seaborn in it. So next step, we need to read our data set. So हमने अपना डेटा सेट रीड करवाया जिसका नाम है netflix titles.csv की फ़ाइल है वो. और अब ये फ़ाइल मैंने कैगल से उठाई थी, कैगल से डाउनलोड की थी, बहुत इजीली अवेलेबल है नेट पे. सो अब रीड कैसे करते हैं फाइल? अब फाइल रीड करने का तरीका ये है कि हम
pd.read.csv और आगे फाइल का नेम, बस। और हमने ये पूरी अपनी फाइल df के वेरिएबल में स्टोर करा दी है। अब मुझे जब भी अपना कॉल कराना होगा अपना डेटा सेट, तो मैं सिर्फ df लिखूँगा। सही है। अब मैं df.head क्या है, अब df.head हमें सिर्फ शुरू की 5, बाय डिफ़ॉल्ट शुरू की 5 रॉज शो कराया था। मैं कराता हूँ, चमने नहीं करा, लाइक दिस। सही। मुझे पूरी नहीं देखने का वो हो रहा था, मैं ना पूरा डेटा सेट नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि मेरी फाइल सही से रीड हो गई या नहीं हो गई। तो इसलिए मैंने df.head का फंक्शन यूज़ किया, जिससे मुझे पता चल गया कि हाँ सही फाइल मेरी लोड हो चुकी है। और मुझे जितने भी, मैं यहाँ पे अपनी नंबर ऑफ़ रॉज खुद डिफाइन भी कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 लेता है, मैं अगर इसको देना चाहूँ भाई 10 रॉज ला दो मुझे, तो 10 भी आ जाएंगी। सही है, लेकिन मुझे अभी 5 ही देखनी है, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ अब मैं चेक कर रहा हूँ शेप। अब df.shape क्या करता है, df.shape हमें हमारे डेटा सेट की रॉज एंड कॉलम बताया था, लाइक यस। अभी हमारे इस कॉलम में, हमारे इस डेटा सेट में 8807 रॉज हैं और 12 कॉलम्स हैं। सही। ये तो अभी 12 कॉलम्स का डेटा है, इसलिए हमें दिख रहा है यहाँ पे एक साथ। अगर ये ज़्यादा कॉलम्स का होता, मतलब डेटा सेट 50-50 कॉलम्स के भी होते हैं, 100 कॉलम्स के भी होते हैं, तो फिर हम सब नहीं देख सकते थे। तो हम इस तरह df.shape देख के उसको रॉज और कॉलम्स देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज़ df.describe? सो df.describe बेसिकली हमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स हर कॉलम की, हर इंटीजर कॉलम की, इंटीजर क्यों कह रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो हर बेसिक स्टैटिस्टिक्स ले आता है। कैसे? और कॉलम्स। सही है, df.describe किया मैंने। अब देखें रिलीज ईयर कैसे बेसिक स्टैटिस्टिक्स बताई, काउंट बता दिया कि काउंट में टोटल काउंट आपके रिलीज ईयर का है 8807। इट मीन्स कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है इसमें। ओके, मीन बता दिया कि इसकी मीन वैल्यू 2014 है। स्टैंडर्ड डेविएशन बता दी कि इस कॉलम की कितनी है। सो मिनिमम वैल्यू बता दी कि 1925 इज़ द मिनिमम ईयर इन दिस कॉलम। हमें पता चल गया सबसे पुराना ईयर जो है वो हमारे पास 1925 का है। अब ये 25 परसेंटाइल बता दिया कि 25% ऑफ द डेटा हमारे पास 2013 में है, 50% ऑफ द डेटा हमारा कंप्लीट हुआ था 2070 तक, 75% ऑफ द डेटा हमारा कंप्लीट हुआ था 2019 तक। इट्स क्वार्टाइल्स बेसिकली। एंड मैक्सिमम वैल्यू बता दी कि हमारी डेटा की मैक्सिमम वैल्यू इस कॉलम में 2021 है। मैक्सिमम ईयर इज 2021, बस दैट्स इट। नाउ सिर्फ रिलीज ईयर का क्यों लेके आया ये सवाल ये बनता है कि सिर्फ रिलीज ईयर का क्यों लेके आया। सो उसके लिए हम एक हमारे पास फंक्शन है, मेथड है df.info का। इन्फो में ये बताया था कि हमारे उसमें टोटल काउंट्स बताया था हमारी कॉलम्स की एंड डेटा टाइप्स बताया था। काउंट एंड डेटा टाइप्स ऑफ आवर कॉलम्स।
तो यस, ये काउंट आ गया। शो आईडी, आईडी कॉलम में आपके इतना काउंट है, एंड नॉन नल ऑब्जेक्ट है, सही है, एंड इसकी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का मतलब है स्ट्रिंग है, ओके। एंड टाइप में भी 8807 नॉन नल एंड ऑब्जेक्ट, इसकी भी डेटा टाइप है। टाइटल में भी सेम सिमिलर वैल्यूज़ हैं, सिमिलर काउंट है, नॉन नल एंड डेटा टाइप इसकी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग बट जस्ट ए स्ट्रिंग वैल्यू। रिलीज ईयर में देखें, रिलीज ईयर में हमारे पास 8807 टोटल नॉन नल वैल्यूज़ हैं, एंड इंट 64, इसकी टाइप, इसकी डेटा टाइप इंटीजर है, सही है। तो डिस्क्राइब, df.describe हमें सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट हमें सिर्फ इंटीजर्स और फ्लोट्स की डिटेल ला के दे देता है। मतलब वो डिस्क्राइब ढूंढता है, जो कॉलम आपका इंटीजर और फ्लोट वाला है, डेटा टाइप वाला है, उसको उस पर जाके उस पर अप्लाई होके और उसकी स्टैट्स कैलकुलेट करके ला के दे देता है, बस। सो इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट वाले कॉलम पे अप्लाई नहीं हुआ हमारा डिस्क्राइब का मेथड, सिर्फ रिलीज ईयर पे हुआ क्योंकि उसकी डेटा टाइप इंटीजर है। नाउ हमें वो देखनी मिसिंग वैल्यूज़। Now for missing values, मिसिंग वैल्यूज़ के लिए हमारे पास फंक्शन है df.isNA। isNA का फंक्शन है हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ चेक करने के लिए, और फिर हमने सब कुछ सम कर दिया। अगर मैं सम हटा दूँ यहाँ से तो मेरे पास कुछ इस तरह का कॉलम आ जाएगा, मुझे ट्रू फॉल्स में वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी, सही है। लेकिन मैं इनका टोटल काउंट जानता हूँ। फॉल्स इज़ फॉर के इज़ नॉट एन ए, मतलब ये नल वैल्यू नहीं है। जहाँ जहाँ ट्रू है इसका मतलब वो नल वैल्यू है, इट कास्ट में ट्रू है, इसका मतलब ये नल वैल्यू है, एन ए। यहाँ पे भी ट्रू है, जहाँ जहाँ ट्रू है इसका मतलब वो नल वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, मुझे सबका सम करके ला दूँ, मैं इस तरह नहीं देखना चाहता, तो सम करके मैंने अपनी डेटा, हमने सारे कॉलम्स मंगा लिए, तो इसने सम करके ला दी। शो आईडी में 0 नल वैल्यूज़ हैं, टाइप में भी 0 मिसिंग वैल्यूज़ हैं, टाइटल में 0 मिसिंग वैल्यूज़ हैं। डायरेक्टर के कॉलम में मेरे पास 2634 मिसिंग वैल्यूज़ हैं, दैट्स अ लॉट नंबर। कास्ट में मेरे पास 825 मिसिंग वैल्यूज़ हैं, कंट्री में मेरे पास 831 मिसिंग वैल्यूज़ हैं, एंड द स्टोरी गोज़ ऑन। सो अब क्या करना है, हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज़। सबसे पहले मिसिंग वैल्यूज चेक करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी डेटा टाइप्स चेक करनी। जो डेटा टाइप कन्वर्ट करने वाली हैं, अगर डेटा टाइप सही नहीं है किसी की, जैसे इसमें डेट एडेड, अब डेट एडेड की डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, इसकी डेटा टाइप होनी चाहिए डेट टाइम, इसकी डेट टाइम होनी चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू एडजस्ट डेटा टाइप्स, filling missing values, verify data types makes sense, and because date added की डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, दिस डजंट मेक सेंस। ओके, डेट्स हैं तो इसकी डेटा टाइप हमेशा डेट टाइम में होनी चाहिए, वाई इट्स एन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे रिलीज ईयर स्ट्रिंग में था, इट मेक्स सेंस स्ट्रिंग में होना चाहिए, ओ इंटीजर में होना चाहिए उसको। So we are going to change the data type of this date added. How? We'll see. So yeah, वो कॉलम्स जिनको डेटा टाइप, जिनकी डेटा टाइप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो हैं वो सारे ही हैं, बस हमें डेट एडिट का वो चेंज करना होगा, डेटा टाइप, तो उसकी डेटा टाइप सही नहीं है। सो अबाउट मिसिंग वैल्यूज़,
सो वो कॉलम्स जिनकी मिसिंग वैल्यूज़ हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है हमें, वो है टाइप, टाइटल, रिलीज ईयर, लिस्टेड एंड डिस्क्रिप्शन, बिकॉज इनमें है ही नहीं मिसिंग वैल्यूज़. They don't have any missing values 0 0 0, and these are the columns: duration, rating, date added, caste, country, director. इनकी पहले हमें डेटा टाइप चेक करनी होगी, उसके बाद हम इनमें अपने मिसिंग वैल्यू रिप्लेस कर देंगे अपनी एक डिज़ायर्ड वैल्यू से. विल सी. सो सबसे पहले तो हमें अपना डेट टाइम का जो कॉलम है इसकी डेटा टाइम हमें सेट करनी. तो दैट्स व्हाई वी राइट अपडेट डेट टाइम, डेट एडेड टू डेट टाइम एंड चेक. सो दिस इज द मेथड of converting data type from object to data time. So that's how we access our column, our data frame name, brackets, square brackets, and in inverted commas you give the name of your desired column, which is data added in this case, equals pd dot. Now for conversion of data type from object to data time, we have a built-in function in pandas which is called toDataFrame. toDataFrame की मदद से हम इसकी डेटा एडिट की डेटा टाइप चेंज कर देंगे. सॉरी, टू डेटा टाइम. सो या वी एक्सेस्ड कॉलम एंड pd डॉट टू डेट टाइम से हमने डेट एडिट की डेटा टाइप चेंज कर दी. वी हैव टू रन इट एंड यस. नाउ अब हम दोबारा df हेड देखना चाहते हैं. df हेड देखा हमने. df हेड में अब जहाँ हमारे पास पहले देखते हैं, जहाँ हमारे पास डेट एडिट में सितंबर 25 2021 लिखा हुआ आ रहा था, इस तरह मंथ्स के नेम अलग आ रहे थे. अब नाउ हमारे पास मंथ चेंज हो गया एक नंबर में. सितंबर 9 में चेंज हो चुका है. सारी मंथ्स की जो लेटर्स थे वो न्यूमेरिक में चेंज हो चुके हैं. दिस इज बेसिकली कॉल्ड डेट टाइम फॉर्मेट. सो या अब नाउ हमने अपना डेट एडिट की डेटा टाइप भी चेंज कर लिया. नाउ अब हमारे पास एक दूसरा काम है, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़. अब हमें मिसिंग वैल्यूज़ चेक करनी है. सो मिसिंग वैल्यूज़ के लिए हमारे पास हमें कौन कौन से कॉलम की मिसिंग वैल्यूज़ चेंज करनी थी. हमारे पास था ड्यूरेशन, रेटिंग, डेट एडिट, कास्ट, कंट्री, डायरेक्टर. इन सब की मिसिंग वैल्यूज़ हमें रिप्लेस करनी है. तो फॉर मिसिंग वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास फिल एन ए का एक फंक्शन है. तो हमने अपना कॉलम एक्सेस किया, डॉट कॉलम बोल रहा हूँ. हमने अपना डेटा फ्रेम एक्सेस किया डॉट फिल एन ए, एंड आगे हम एक डिक्शनरी पास करेंगे. दिस इज़ आवर डिक्शनरी इन विच आवर की इज़ आवर कॉलम, एंड उसमें जो हमारी वैल्यू है वो प्लेस कर देंगे जाके. ओके. तो रेटिंग कॉलम में अनवेलेबल, जहाँ फिल एन, जहाँ एन ए होगा, यही कर रहा है फिल एन ए का फंक्शन. जहाँ रेटिंग कॉलम में फिल नल वैल्यू होगी वहाँ अनअवेलेबल आ जाएगा. जहाँ कास्ट में फिल, इसी तरह सारे कॉलम्स में कास्ट में जहाँ नल वैल्यू होगी वहाँ अनअवेलेबल आ जाएगा. we are just replacing our null values from unavailable. So an in place true is just making sure that the changes are saved. Okay, now again हम दोबारा देखना चाहते हैं. now अब हमने सिर्फ डेट एडेड में अब मिसिंग वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डेट एडेड नहीं दी. यहाँ पे डेट एडेड
में नहीं दी, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है. सो या अभी करेंगे उसको, डेट एडिट की मिसिंग वैल्यूज़ भी हल करेंगे. लेकिन यहाँ पे सिंस रेटिंग, कास्ट, कंट्री, डायरेक्टर सबकी डेटा टाइप स्ट्रिंग थी, तो इसलिए हमने उसको स्ट्रिंग से रिप्लेस मार दिया. स्ट्रिंग इज़ अनअवेलेबल. ओके, सो नाउ अब हमारे पास डेट एडिड और ड्यूरेशन, इन दोनों की मिसिंग वैल्यूज कैसे हल करें. अब हियर वी हैव फॉर null values in date added, missing data is to be substituted in with the most recent date from date added. क्यों? We have seen that Netflix has a tendency to add more content over time. Netflix की काफ़ी कंटेंट की प्रोडक्शन जो है वो बाद के सालों में हुई है, मतलब आफ्टर 2010 टू 2021. उससे पहले इतना कंटेंट प्रोड्यूस नहीं होता था नेटफ्लिक्स पे. हम अभी देखेंगे वो कैसे. सो हम सबसे मोस्ट रिसेंट डेट से डेट एडिड की मिसिंग वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे. क्यों? अदर इसके दूसरे मेथड्स भी होते हैं. अदर वायबल ऑप्शंस वुड बी फाइंडिंग एक्चुअल डेट्स. अब एक्चुअल डेट्स हम नहीं ढूंढ सकते यहाँ पे. सो एंड पुटिंग देम मैनुअली एंड ड्रॉपिंग. सही है. अब एक मेथड तो ये है कि आप एक्चुअल डेट्स ढूंढें और उससे रिप्लेस कर दें मिसिंग वैल्यूज़, जो कि अब यहाँ पे भी इम्पॉसिबल सी बात है. और दूसरा मेथड ये है कि सारी मिसिंग वैल्यूज़ जो हैं, सारी मिसिंग वैल्यूज़ हम लोग उससे ड्रॉप कर दें बाय द मेथड ऑफ ड्रॉप एन ए. लेकिन हम ड्रॉप नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे लिए वो भी एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है. सो हम अभी ड्रॉप नहीं करना चाह रहे. वैसे ड्रॉप करने में मसला भी नहीं है क्योंकि डाटा जो है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी का. मिसिंग वैल्यूज इसकी डेट एडिड 10 है. अगर 10 रॉज हम डाटा से हटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन हम उसको मोस्ट रीसेंट डेटा से, मोस्ट रीसेंट टाइम से, मिसिंग डेटा इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड विद मोस्ट रीसेंट डेट. मोस्ट रीसेंट डेट से हम उसको रिप्लेस कर देंगे. अब हाउ टू फाइंड मोस्ट रीसेंट डेट. ओके, we'll see about it. And df, we want to access where exactly our date added is null. okay, मतलब कहाँ पे हमारी डेट एडिट का जो कॉलम है वो कौन कौन सी रोज पे नल है. तो हम वो चेक करने के लिए हमने लिखा df डॉट डेट एडिट, अपना कॉलम एक्सेस किया और इज़ नल हमें बताएगा कि कहाँ पे वो नल वैल्यू है उसकी. सो यहाँ पर बताइए हमारा ये वो डेटा फ्रेम है जहाँ पे हमारी डेट एडिट का जो कॉलम में नल वैल्यूज़ आ रही होंगी. सिर्फ वो ये देखिए NAT इज़ नॉट अ टाइम फ्रेम. NAT stands for not a time. सो यस, हमारे पास ये 10 रॉज आ चुकी हैं जहाँ पे हमारा डेट एडिट वाला कॉलम जो है वो नल वैल्यूज़ रखता है. अब हमने इसको डेट एडिट में हमें मोस्ट रिसेंट वैल्यू से रिप्लेस करनी है ये NAT वैल्यूज़. तो हाउ टू फाइंड मोस्ट रिसेंट वैल्यूज़. सो फॉर मोस्ट रिसेंट डेट हम इस वी विल यूज़ अ मेथड कॉल डॉट मैक्स. ओके, सो एंड हमने उस एक मोस्ट रिसेंट एंट्री डेट में उसको वेरिएबल के नाम में सेव करा दिया. एंड df, हम गए df और अपना कॉलम एक्सेस किया, वही पुराना तरीका, डेट एडिट का कॉलम एक्सेस किया और उसकी मैक्स वैल्यू निकाल ली. एंड फिर नेक्स्ट स्टेप में df डॉट वही फिल na और डेट एडिट को एक वही डिक्शनरी बनाई हमने. डेट एडिट में मोस्ट रिसेंट एंट्री डेट से रिप्लेस कर दिया उसको. मोस्ट रिसेंट एंट्री डेट कैसे में आएगी? डॉट मैक्स से. सही है, इन प्लेस ट्रू भी किया. नाउ लेट्स सी. सही है, इट्स रन.
and now proof of the concept that date filled in the date added from a show id example that previously was missing the data added. So now हम यहाँ से ये वाली कोई भी, मैं पहले ही उठा रहा हूँ, कोई भी शो आईडी को एक्सेस करके, कोई भी शो आईडी को एक्सेस करके हम ये चेक कर लेंगे कि हमारी डेट एडेड जो है वो नल वैल्यूज़ में सही रिसेंट डेट ऐड हो गई है या नहीं हो गई, सही है। सो हम एक्सेस कर रहे हैं अपनी शो आईडी, इसकी क्या थी, S6067। ओके, सो हमने गए df.df.show id एक्सेस की, वो आईडी उठा के ले आओ जहाँ पे इसकी वैल्यू S6067 है। ओके, अब लेट्स सी वहाँ पे उसका क्या रिकॉर्ड है। ओके, ये पूरा इस आईडी का रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। यहाँ पे डेट एडेड इज रिप्लेस्ड बाय मोस्ट रिसेंट डेट, दिस इज़ द मोस्ट रिसेंट डेट जो कि हमें डॉट मैक्स से मिली होगी। ओके, जो कि पहले यहाँ पे NAT था, अब डॉट मैक्स लगाने के बाद और फिर फिल NA करके नल वैल्यू को इससे रिप्लेस करने के बाद, डॉट मैक्स वाली वैल्यू से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास डेट एडेड में मोस्ट रिसेंट वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है। दैट्स व्हाट वी वांटेड। ओके, नाउ अब हमारे पास एडिशनल डेटा क्लीनिंग करनी है। अब हमारे पास ड्यूरेशंस का कॉलम था जो रह गया था। ओके, सो ड्यूरेशंस में हमें ये करना है कि द मिसिंग ड्यूरेशंस आर ऑल मूवीज़ बाय, अब हमें चेक करना पड़ेगा, लेट्स सी, वी हैव टू रन दिस कमांड। ओके, व्हाट इज कमांड, हमने वो ड्यूरेशन की वो रॉज एक्सेस किए हैं जहाँ पे वो नल वैल्यूज़ रखता है। ओके, df डॉट ड्यूरेशन विल एक्सेस दैट कॉलम एंड फिर वो रॉज उठा के लिया गई है जहाँ पे उसकी नल वैल्यूज़ हैं। सो देर आर ओनली 3 रिकॉर्ड्स जहाँ पे ड्यूरेशन की वैल्यू नल है। वी कैन सी बाय हेयर द ड्यूरेशन ओनली पोजेस 3 null values. So these are those 3 records, and so the missing values are all movies by Louis C.K. Louis C.K. is the director of all these films which have null values in their duration column. Okay, नॉर्मली आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं कि मिसिंग वैल्यू को या तो मेन वैल्यू से रिप्लेस करते हैं कॉलम की, या फिर हम उसको ओमिट कर देते हैं, डिलीट भी कर देते हैं। सो नॉर्मली वी लाइक टू वी फिल द ड्यूरेशन विद मीन ड्यूरेशन ऑफ मूवीज़, एंड इन दिस केस सिंस एक्चुअल ड्यूरेशन जो है, अब यहाँ पे आप देखें एक्चुअल ड्यूरेशन इज़ दिस 74 मिनट्स, लेकिन ये रेटिंग की कॉलम में रखा हुआ है। सो दिस इज़ जस्ट एन ह्यूमन एरर एंड वी हैव टू रिप्लेस इट, यू हैव टू रिप्लेस दिस कॉलम एंड वी वांट दीज वैल्यूज़ इन ड्यूरेशन कॉलम। ओके, सो हम क्या करेंगे, 70 ये रेटिंग की कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं ये हम शिफ्ट कर देंगे ड्यूरेशन कॉलम में, और यहाँ पे हम कर देंगे, हम इसको नल वैल्यूज़ की तरह ट्रीट करेंगे जैसे हमने बाकी कॉलम्स के साथ किया था। मतलब 74 मिनट्स की जगह हम अनअवेलेबल कर देंगे इसको, अनअवेलेबल अनअवेलेबल अनअवेलेबल। ओके, सो रेटिंग वाली वैल्यूज़ चली जाएंगी ड्यूरेशन वाले कॉलम में, ये हमें चाहिए। ओके, सो हम यही करेंगे। अब हम मेक श्योर कर रहे हैं कि अब हम ओवरराइट करेंगे डाटा को, सही है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि लुइस C.K. ने सिर्फ यही मूवीज़ बनाई हों, अगर बाकी भी मूवीज़ बनाई हैं और उसमें डेटा जो है ड्यूरेशन का वो नॉट नल नहीं है, सॉरी NaN वैल्यूज़ नहीं है, तो इसका मतलब वो सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी ओवरराइट हो जाएगी।
ओके, सो वी नीड टू मेक श्योर कि इसके अलावा लुइस सी के की कोई वैल्यू ना हो. ओके, so we need to make sure that there is no other content with the same director to avoid accidental overwriting. So we need to access our column in the same way. df.director, we access our director and where सिर्फ वो रॉज जहाँ पे हमारी वैल्यू लुइस सी के बराबर है, एंड हमने उसका हेड कॉल करा लिया. ओके, सो नाउ वी हैव टू चेक. सो या वी हैव ओनली दीज 3 रिकॉर्ड्स जहाँ पे लुइस सी के ने काम किया है. बस अच्छी बात है, वरना हमें फिर मज़ीद और डेटा क्लीनिंग करनी पड़ती है. अब हमें क्या करना है, अब हमें रेटिंग की वैल्यू उठा के ड्यूरेशन में शिफ्ट करनी है और रेटिंग में हमें अनअवेलेबल करना है. So we need to first overwrite and check. So how we are doing that? We are using this lock operator. Lock क्या करता है? Lock helps us accessing the columns by names. बस. सो df.log एंड इसका हमने अंदर अपना df डेटा फ्रेम, उसका कॉलम डायरेक्टर एक्सेस किया. वहाँ पे गए वो खाली रॉज जहाँ पे लुइस सी के है. ओके, इस डेटा फ्रेम में गए, सिर्फ लुइस सी के वाली एंट्रीज ले आएगा और वहाँ पे भी हम ड्यूरेशन के कॉलम में चले गए. ओके, let me get this straight. We are accessing our director data frame और वो भी सिर्फ वो रॉज जहाँ पे डायरेक्टर की वैल्यू लुइस सी के है. ओके, लुइस सी के है, एंड उसके बाद हमने उसका ड्यूरेशन वाला कॉलम एक्सेस किया. ओके, फिर उस ड्यूरेशन वाले कॉलम में हमने df.rating, df ब्रैकेट रेटिंग की वैल्यूज़ स्टोर करा दी. मीन्स इस ड्यूरेशन वाले कॉलम में रेटिंग्स वाली वैल्यू स्टोर हो गई होंगी. ओके, नाउ हम देख लेते हैं उसको कॉल करा के. df.director इक्वल्स टू लुइस सी के डॉट हेड. सही है, ये हमें वही डायरेक्टर की वो रॉज ला के देगा जहाँ पे लुइस सी के की वैल्यू मौजूद है. सही है, डबल इक्वल्स इज द चेकिंग ऑपरेटर एज वी नो. उसका हेड हमने कॉल करा लिया. सो यस, खाली हमारे पास वही वैल्यूज हैं जहाँ पे डायरेक्टर की वैल्यू लुइस सी के है, एंड नाउ लो रेटिंग में जो वैल्यू थी वही ड्यूरेशन में आ चुकी है, बिकॉज वी इक्वेटेड इट. ओके, now we want to omit these values from rating and convert it into unavailable. Okay, now we have to second override and check, and now again we are accessing it the same way, where df.log df डायरेक्टर वाले कॉलम में एक्सेस करें वहाँ पे जहाँ पे सिर्फ लुइस सी के की वैल्यू है. ओके, वो वाली एंट्री आ जाएंगी और फिर वहाँ पे भी हम रेटिंग वाले कॉलम को एक्सेस कर लिया. हमने रेटिंग वाले कॉलम को एक्सेस करने के बाद हमने उसको इक्वल कर दिया एक स्ट्रिंग अनअवेलेबल के थ्रू, जो हमने बाकी सारी नल वैल्यूज के साथ किया था. ओके, अब हम वही दोबारा हेड कॉल करा रहे हैं. सो यस, हमारे पास रिलीज ईयर यही है और रेटिंग में हमारे पास अनअवेलेबल प्रिंट हो चुका. सो यस, हम अपना मकसद अचीव कर चुके हैं.
सब सेट हो चुका है हमारा डाटा, नल वैल्यूज़ सारी हट चुकी हैं और ड्यूरेशन सेट हो गया इनका. सो या वी आर गुड. So yeah, now comes the visualizations part, and for visualization let's take a look at types of shows that has been watched on Netflix. Okay, so ये करने के लिए हमें अब हमने टाइप के कॉलम एक्सेस किया और हम टाइप के कॉलम की वैल्यू काउंट्स देखना चाहते हैं कि उसमें कितने कैटेगरीज की वैल्यू हैं. तो हमारे पास उसका मेथड है वैल्यू काउंट्स. वैल्यू काउंट्स क्या करता है? वैल्यू काउंट्स shows value counts function या method shows us the counts of different categories in a given column. ये करता. सो df.type.valueCounts. तो टाइप की कॉलम में जितने भी कैटेगरी के वैल्यूज़ होंगी उन सब के काउंट्स लिया आएगा. जैसे वी हैव टू रन इट. सो या टाइप में सिर्फ दो तरह की वैल्यूज़ थी, मूवीज़ एंड टीवी शोज़. सो मूवी कितनी बार आया है? 6131. So there are total of 6031 movies and 2676 TV shows in our type columns. But we need to visualize it for better understanding. They are just digits, so we need to visualize it by using count plot. So about count plot, I was telling you about earlier. So it helps us plot the value counts of our column. So yeah, count plot helps us. I should write. Count plot helps us to plot counts of each category. So there is a method. SNS is our Seaborn. हमने import इसको इस तरह ही किया था. We've imported Seaborn as SNS. So SNS में हमारे पास built-in method है count plot का, जो कि हमारी categories आराम से plot करता है, उनके values count आराम से plot कर देता है. So x axis पे हमने अपना column दे दिया type. So हमारे पास movies और शोज जो हैं वो एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे. एंड डेटा में हमने दे दिया है अपना डेटा फ्रेम df, जिसमें सारा डेटा है हमारे पास. टाइटल हमने रख दिया उसका plt.title से हमने उसका टाइटल सेट कर दिया अकाउंट वर्सेस टाइप ऑफ शोज. ओके, सो वी हैव टू रन इट एंड यस, दिस आवर ग्राफ. वी कैन क्लियरली सी that on Netflix there are more number of movies as compared to TV shows. Okay, so now but हमें और चीज़ देखनी है. हमें कंट्री के लिहाज से देखना है इसको कि कौन सी कंट्री कितनी मूवीज़ निकाल रही है, कौन सी कंट्री कितने टीवी शोज़ प्रोड्यूस कर रही है. हम इस तरह देखना चाहते हैं इसको. सो उसके लिए हमने कंट्री एनालिसिस करना है. सो कंट्री एनालिसिस के लिए क्या करेंगे, हम df country हमने एक्सेस किया अपना कॉलम एंड उसके वैल्यू काउंट्स निकाले. सो अब बहुत सारी कंट्रीज़ हो जाएंगी. सो हमने उसको सिर्फ 10 तक रखा है क्योंकि कंट्रीज़ हमारे पास बहुत सारी हैं. तो हम सिर्फ 10 कंट्रीज़, टॉप 10 कंट्रीज़ लिखना चाहते हैं, उनके वैल्यू काउंट्स लिखना चाहते हैं कि वो कितनी. सो यस, दिस
these are our countries, top 10 countries who produce content on Netflix, and clearly United States टॉप कर रहा है सब में. लेकिन again we want to visualize it, so here from plt.figure we are just setting our figure size कि कितने बाई कितने की हमारी फिगर होनी चाहिए. तो हमने सेट कर दी 12/6 की हमारी फिगर सेट होगी. बाकी सिमिलरली हमने sns.count प्लॉट के थ्रू उसको प्लॉट किया. अब यहाँ पे हमने y में रखा. इट मीन्स हमारी जो कंट्रीज़ हैं, जितने भी कंट्रीज़ होंगी वो सब y एक्सिस पे नज़र आ रही होंगी. ओके, ऑर्डर हमने रखा है वही वैल्यू काउंट्स वाला कि जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, वैल्यू काउंट्स होंगे, वो सबसे पहले आएगा. और हमने वही उसकी 10 वैल्यूज़ एक्सेस की हैं शुरू की. टॉप 10 कंट्रीज देखना चाहते हैं और डेटा में हमने अपना वही TF रख दिया. ओके, ये इसके पैरामीटर्स थे. एंड plt.title अगेन हमने रखा है कंट्री वाइज कॉन्टेंट ऑन नेटफ्लिक्स. सो यस, हमने ये भी रन करना पड़ेगा. और यस, यहाँ में आ गए. सबसे ज़्यादा कंटेंट इस ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रोड्यूस किया है, कंबाइनिंग बोथ टीवी शोज़ एंड मूवीज़. ये कंबाइंड ग्राफ है. सो अब हम देखना चाहते हैं कि टीवी शोज़ और मूवीज़ में किसने कंटेंट प्रोड्यूस किया है अलग अलग. ये तो कंबाइंड ग्राफ है ना. हम देखना चाहते हैं भाई मूवीज़ किस मुल्क ने ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं एंड टीवी शोज़ किस मुल्क ने ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं नेटफ्लिक्स पे. सो यस, क्लियरली हियर United States is at the top in producing content on Netflix. So yeah, now we want to checking type of content based country. अब country मूवी और टीवी शो अलग अलग से प्लॉट कराने के लिए हमें एक डिफरेंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा. हमने एक डिफरेंट वेरिएबल बनाया मूवीज़ कंट्रीज़. उसमें हमने df.type हमने सिर्फ वो डाटा स्टोर कराया. अब हमने अपने बड़े डाटा को, वो जो पूरा DF था इसमें टीवी शो और मूवी दोनों आ रहे थे, हमने उसको सेपरेट आउट कर दिया. हमने मूवी वाली टाइप जो थी वो पूरा डेटा फ्रेम अलग उठा लिया. ओके, और उसको स्टोर करा दिया हमने मूवी कंट्रीज़ में यहाँ पे. और हम टीवी शो कंट्रीज़ में हमने पूरा डेटा सेट उठा लिया जहाँ पे हमारी टाइप टीवी शो है. ओके, सो टीवी शो वाला डेटा सारा स्टोर हो चुका है टीवी शो कंट्रीज़ में. और एंड मूवीज़ वाला डेटा सारा सेव हो चुका है मूवी कंट्रीज़ में. ओके, हमने इसको रन करा दिया. ओके, अब हम दोनों के सेपरेट ग्राफ प्लॉट कर देंगे टू गेट अ अंडरस्टैंडिंग कि किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा मूवीज़ प्रोड्यूस किए हैं, किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा टीवी शो प्रोड्यूस किए हैं. सो वी लुक इनटू इट. सो हियर एग्जैक्टली we have set our size of the graph and here exactly हमने y पे countries रखे हैं. count plot y axis पे country आ गए. order हमने वही रखा है df country dot value counts. index हमने top 10 countries उठाए. ये indexing का तरीका होता है. and data में हमने movie countries दे दी. movie countries is here. okay, सो हमने plt.title कर दिया इसको. सिमिलरली हमने यहाँ पे टीवी शो कंट्रीज़ के लिए कर लिया. SNS काउंट प्लॉट y पे हमारा कंट्रीज आ जाएंगे. y पे ऑर्डर पे हमारे पास df.country.value counts इंडेक्स वही टॉप 10 कंट्रीज़ हैं. ओके, एंड इक्वल्स टू डाटा हमने दे दिया टीवी शो कंट्रीज़ का. अब ये टीवी शो कंट्रीज़ का डाटा पूरा प्लॉट हो जाएगा और यहाँ पे मूवी कंट्रीज़ का डाटा पूरा प्लॉट हो जाएगा. दो सेपरेट ग्राफ बनेंगे हमारे पास. ओके, here it is. So यहाँ इसको पहले देख लेते हैं. तो टॉप 10 कंट्रीज प्रोड्यूसिंग मूवीज़ इन नेटफ्लिक्स. अगेन यूनाइटेड स्टेट्स टॉप्ड एंड इंडिया इज़ फॉलोइंग US. सो सबसे ज़्यादा मूवीज़ नेटफ्लिक्स पे प्रोड्यूस करने वाला जो मुल्क है वो यूनाइटेड स्टेट्स है. एंड द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ मूवीज़ प्रोड्यूस्ड ऑन नेटफ्लिक्स इज़ बाय इंडिया. ओके, सही है. एंड हम सिमिलरली टीवी शोज़ के लिए देख लेते हैं. सो हियर टॉप 10 कंट्रीज प्रोड्यूसिंग टीवी शोज़ इन नेटफ्लिक्स. अगेन टीवी शोज़ में भी यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ऊपर है.
इंडिया समाउ नीचे आ चुका है, यूनाइटेड किंगडम अनअवेलेबल आर दोज वैल्यूज विच आर अनेबल टू फाइंड कि किसने प्रोड्यूस किए हैं. सो ये दोज वर द मिसिंग वैल्यूज. So second, so apparently United States is again topped in TV shows also, and the second highest participant in producing TV shows is United Kingdom. Okay, so clearly United States is a country which produces most of the content on Netflix. Now let's check what are the major ratings given to Netflix shows. अब हम देखना चाहते हैं भाई जितने भी कंटेंट Netflix पे रिलीज़ हुआ है उनकी रेटिंग्स क्या थी, मतलब कौन सी रेटिंग का कंटेंट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, कौन सी ऑडियंसेस को ज़्यादा टारगेट करता है नेटफ्लिक्स. ओके, सो हमने df.rating रेटिंग वाला कॉलम एक्सेस किया, उसकी वैल्यू काउंट्स निकाली कि उसकी वैल्यू उसमें डिफरेंट कैटेगरीज की कितनी वैल्यूज़ हैं. सो यस, TVM में कितनी है, TV14 कितनी है, TV PG रेटिंग PG13 TV. हम इसको विजुलाइज करके देखना चाहते हैं बाय द सेम काउंट प्लॉट ऑफ सीबॉर्न. सो PLT.figure हमने अगेन 9/6 का साइज़ रखा है फिगर का, SNS.countplot. अब हमने यहाँ पे X पे रेटिंग रखी है. ओके, हमने रेटिंग सारी रेटिंग्स हमारी एक्सेस पे आ जाएंगी. ऑर्डर हमने वही रखा है काउंट वैल्यू काउंट्स वाला. ओके, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी सारी, और इंडेक्स इज़ 0 से 10. टॉप 10 कंट्रीज आ जाएंगी, टॉप 10 रेटिंग्स आ जाएंगी. और डेटा में हमने DF दे दिया अपना होल डेटा. टाइटल हमने सेट कर दिया रेटिंग्स ऑफ शोज ऑन नेटफ्लिक्स वर्सेस काउंट, एंड वी हैव टू रन इट. सो या, from this graph we can clearly see that Netflix has produced more content for mature audiences. Majority of the contents for mature audiences only, like for adults. And following, फिर उसके बाद हमारे पास आता है TV14, मतलब for kids who are in their 14s, they're just above 13. ओके, फिर आता है पेरेंटल गाइडेंस वाला कंटेंट, फिर आता है रेटेड कंटेंट, फिर आता है PG13 का कंटेंट. लेकिन ओवरऑल फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन से दैट नेटफ्लिक्स की मेजॉरिटी ऑडियंस जो है वो नेटफ्लिक्स टारगेट करता है मेच्योर ऑडियंसेस को. ओके, सो इसके आगे हम निकालना चाहते हैं DF.release ईयर. अब हम चाहते हैं भाई इसको रिलीज ईयर के हिसाब से कौन से साल में नेटफ्लिक्स ने सबसे ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस किया, कौन से साल में. सो हमने DF.release ईयर एक्सेस किया कॉलम, उसके वैल्यू काउंट्स निकाले, लेकिन टॉप 20 निकाल लिए. टॉप मतलब 20 ईयर्स का कंटेंट निकाल लिया जिसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस हुआ होगा. उसमें हम चेक करते हैं. तो हमने ये लिखा 2018 से लेके 2022 तक, 2002 तक का डेटा आ गया हमारे पास. तो सबसे ज़्यादा कंटेंट 2018 में प्रोड्यूस हुआ है. हम अब इसको नंबर्स में नहीं, हम इसको विजुलाइज करके देखना चाहते हैं. सो PLT.figure हमने फिगर साइज सेट किया, वही सेम चीज़ है. काउंट प्लॉट X पे हमने X रिलीज ईयर रखा है, सारे ईयर्स आ जाएंगे. एक्सेस पे ऑर्डर हमने रखा है, क्या नाम है, वही वैल्यू काउंट शॉर्ट इंडेक्स 20, टॉप 20 ईयर्स आ जाएंगे. ओके, डाटा में हमने DF स्टोर करा दिया. नाउ PLT तो टाइटल शो करा दिया हमने काउंट रिलीज. सो फ्रॉम दिस ग्राफ we can infer, we can see that 2018 is the year in which Netflix released highest number of content.
mixed, be it TV shows and movies. It is combined both. So yeah, 2018 is the year in which Netflix has uh, released most of its TV shows and content. And by the way, this is the year, uh, by the end of 2018, COVID-19 just appeared, and तब से भी सबसे ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस होना शुरू हुआ नेटफ्लिक्स पे. सो या दैट्स द मेन रीज़न. तो ये सब लॉकडाउन लगा था, सब घर में बैठे हुए थे, तो नेटफ्लिक्स ने और ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. तब से ही नेटफ्लिक्स एक बड़ी कंपनी बनना शुरू हुई है. और यस, अब हम पॉपुलर जॉनर्स एक्सेस करना चाहते हैं कि कौन से जॉनर की कंटेंट सबसे ज़्यादा देखा जाता है, मोस्ट पॉपुलर कौन से जॉनर्स हैं नेटफ्लिक्स पे. सो हमने डायरेक्ट वीडियो PLT हमने अपना फिगर साइज सेट किया है, sns.countplot सेट किया है. काउंटप्लॉट वाई में हमने लिखा है लिस्टेड इन में हमारी सारी वो हैं जॉनर्स सेव है. ओके, कॉलम में ऑर्डर में हमने लिस्टेड इन, वही वैल्यू काउंट्स इंडेक्स हमने टॉप 20 जॉनर्स उठा लिए. DF में हमने DF दे दिया अपना डेटा फ्रेम, एंड टॉप 20 PLT डॉट टाइटल हो गया टॉप 20 जॉनर्स, और नेटफ्लिक्स हमने सेव करा दिया. हम इसको रन कराते हैं. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द मोस्ट पॉपुलर जॉनर ऑन नेटफ्लिक्स इज़ ड्रामाज इंटरनेशनल मूवीज़. सबसे ज़्यादा नेटफ्लिक्स पर आवाम इंटरनेशनल मूवीज़ और ड्रामाज देख रही है. तो या अब हम अपनी इसकी समरी बना रहे थे. हमने क्या क्या देखा. हमने जॉनर्स का एनालिसिस किया, हमने रेटिंग्स देख ली कि कौन सी रेटिंग्स का कंटेंट नेटफ्लिक्स सबसे ज़्यादा निकालता है. और हमने सबसे पहले हमने मूवी शो, टीवी शो और मूवीज़ का हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख ली कि किस हिसाब से कितनी मूवीज़ और कितने टीवी शोज रिलीज़ हुए. एंड कंट्री एनालिसिस देख लिया कि किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस किया. फिर हमने हमने डिफरेंटली सेपरेटली किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा मूवीज़ और किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा टीवी शोज़ प्रोड्यूस किए हैं. तो क्लियरली यूनाइटेड स्टेट्स दोनों में टॉप कर रहा है. सो इट्स द बिगेस्ट मेंबर ऑफ नेटफ्लिक्स इज यूनाइटेड स्टेट्स. एंड उसके बाद हमने रेटिंग्स को कर लिया. सही है, अब हम अपनी फाइंडिंग्स लिखते हैं. फाइंडिंग्स हमारी हैं. अच्छा, अब इसमें बहुत सारी और हमने बहुत बेसिक फाइंडिंग्स की हैं, सिर्फ 5 चीज़ें फाइंड की हैं. हम इसमें से बहुत सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं और मज़ीद लातादाद चीज़ें हम इसमें से इंफॉर्मेशन के तौर पे निकाल सकते हैं. लेकिन हमने अभी यही 5 चीज़ें हमने डिफ़ाइन की हैं, फाइंड की हैं. एंड सो फार वी हैड परफॉर्म्स लॉट ऑफ ऑपरेशंस ओवर द डेटा सेट टू टेक आउट सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट. नाउ अगर हम कंक्लूड करें इसको, तो हमारे पास जो अपनी फाइंडिंग्स है हमारी, नेटफ्लिक्स हैज़ मोर मूवीज़ दैन टीवी शोज़. ओके, हमने सबसे पहले ग्राफ में देखा था. दूसरे ग्राफ में पता चला मोस्ट नंबर ऑफ मूवीज़ एंड टीवी शोज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, फॉलोड बाय इंडिया हु हैज़ प्रोड्यूस्ड द सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ मूवीज़ ऑन नेटफ्लिक्स. एंड नंबर 3 पे हमने फाइंड आउट किया था कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ नेटफ्लिक्स कंबाइंड बोथ मूवीज़ एंड टीवी शोज़ इज़ फॉर मैच्योर ऑडियंसेस. मतलब फॉर एडल्ट्स के लिए कंटेंट पब्लिश हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है. और what year? 2018 is the year in which Netflix released a lot more content as compared to other years. Okay, makes sense because सब लॉकडाउन भी लग गया था, आई थिंक. यस. और सबसे लास्ट में हमारे पास इंटरनेशनल मूवीज़ एंड ड्रामास आर द मोस्ट पॉपुलर जॉनर्स ऑन नेटफ्लिक्स. ये हमारी फाइंडिंग्स है. So yeah, we have performed our exploratory data analysis on Netflix dataset. So
yeah, that's all from our project, and these are all our findings. So that's all from our side. So yeah, thank you very much for staying at the end of the video. So yeah, good luck, and that's all from our side. Thank you.